स्वागत है मित्रों, साथियों। आज हम लोग क्लास 12 के होम साइंस का क्लास ले रहे हैं। तो वही चैप्टर है, सेम टू सेम फर्स्ट चैप्टर है और उसी चैप्टर में हम लोग जो बचे हुए कंसेप्ट है उनको पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले महादेव का शिवलिंग है, इनको नमन करिए, इनसे आशीष लीजिए और फिर हम लोग क्लास की ओर अग्रसर होंगे। चलिए, थाइमस ग्रंथि को देख लिए हुए थे जिसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो आगे चलिए, अगला जो टॉपिक है हमारा, इसमें भी हमने कुछ कुछ चीजों को पढ़ा हुआ था। थाइमस ग्रंथि के विकास और इसके क्षय के बारे में हम जानते हैं। थाइमस ग्रंथि का जो विकास होता है तो जन्म के समय ही ये विकसित अवस्था में होती है। जन्म के समय यह पूर्णतः विकसित अवस्था में मानव शरीर में पाई जाती है और ये जो है वो 8 से 10 वर्ष की उम्र तक बढ़ती रहती है। इसके बाद धीरे धीरे ये सिकुड़ने लगती है और यही कारण है कि वृद्धावस्था में बुजुर्ग में जो है तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर हो जाती है। हम लोगों में जैसे जो भी बच्चे या 30 साल 40 साल तक के एज के जो व्यक्ति रहते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है, लेकिन धीरे धीरे जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो ये पूरा पूरी नेग्लिजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो आगे आइए हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में जानते हैं, जो कि अगर स्थिति की बात करेगा इनका तो ये किडनी के ठीक ऊपरी भाग में स्थित होता है। इनकी संख्या 2 होती है क्योंकि प्रत्येक किडनी के ऊपर में एक टोपी की तरह, कैप की तरह होती है। ध्यान से रखिए, देखिएगा, ये त्रिभुजाकार एक टोपी जैसा होता है। यह जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके नष्ट होने पर सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसे जीवन ग्रंथि भी कहा जाता है, जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहा जाता है। अब आगे आएंगे बाबू। अधिवृक्क ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला कॉर्टेक्स होते हैं, जो बाहरी भाग होता है, ये रंग में पीला होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन का ये स्राव भी करता है। ये महिला एवं पुरुष के जनन ग्रंथियों का विकास भी करने में प्रेरित करता है। आगे आगे मेडुला की बात करते हैं। आप सबों को पता है, मेडुला का नाम सुने होइएगा। ये भीतरी भाग होता है, शरीर के भीतर पाया जाता है। रंग भूरा इसका होता है, या एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव करता है, एड्रिनलिन हार्मोन का। आगे आगे वो अधिकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन पहला एड्रिनलिन होता है, जिसको लड़ो या भागो हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये खतरे के या आपातकाल की स्थिति में ऊर्जा प्रदान करती है, इसीलिए इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रेनलिन का नियमन पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं बल्कि स्वतंत्रता तंत्रिका स्वयं के तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। अब आएंगे बाबू, रक्तचाप कम होने पर रोगी को एड्रेनलिन दिया जाता है, जिससे रक्तचाप जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर जो है किसी रोगी का बहुत कम हो जाता है तो वहाँ एड्रेनलिन नामक एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उसका रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर जो है न्यूट्रल हो जाता है। आगे आएंगे बाबू, अग्नाशय के बारे में हम जानेंगे। अग्नाशय जो होता है वो अमाशय के पीछे छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। इनका आकार की बात करिएगा, ये बड़ी थैली के समान होता है, जिससे थैला हम लोग लेते हैं बैग तक, उस तरह से। ये मिश्रित ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के भी गुण इनमें पाए जाते हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथि के भी गुण इनमें पाए जाते हैं। इनकी रचना अंतःस्रावी ग्रंथि 1 से 2% होता है, जो कि हार्मोन का स्राव करता है। साथ ही साथ बाह्यस्रावी ग्रंथि की रचना इनमें 98 से 99% होती है, क्योंकि ये एंजाइम का स्राव करता है, पाचक एंजाइम का। कौन एंजाइम? पाचक एंजाइम। अब आएंगे बाबू, महत्व की बात करेंगे तो यह मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है कि नहीं है? आगे अंतःस्रावी ग्रंथि लैंगरहंस द्वीप समूह की कोशिकाओं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, बीटा और अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकोन हार्मोन से स्रावित करती है। यह यकृत के संचित ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं।
अब आएंगे बाबू हम लोग बीटा कोशिका की बात करते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है बीटा बीटा कोशिका। इसमें जस्ता धातु उपस्थित होता है, जिंक उपस्थित रहता है हमारे शरीर में। इंसुलिन अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है, जो यकृत में संचित रहता है, अर्थात लीवर में स्टोर्ड रहता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक अर्थात डायबिटीज नामक रोग होता है। मधुमेह के रोग को मधुमेह के रोग से पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है। अब महिला प्रजनन या जनन ग्रंथि की बात करेंगे बाबू, जनन ग्रंथि तथा उनके प्रकार। महिला प्रजनन अंग की बात करेंगे तो उसमें अंडाशय आते हैं, अंडाणु आते हैं, अंडवाहिका आती है, गर्भाशय आता है जिसको हम लोग बच्चादानी कहते हैं, और साथ ही साथ योनि होती है जिसको हम लोग यूट्रस कहते हैं। आगे आइए, गर्भ धारण के समय गर्भ धारण के लिए सुरक्षित और असुरक्षित दिन कैसे गिने, प्रेगनेंसी की और जांच के तरीके, इन चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, देखिए बाबू इसमें और भी क्या चीजें होती है, तो निषेचन होता है, गर्भाधान होता है, भ्रूण होता है, प्लेसेंटा होता है, महिला दुग्ध ग्रंथि होती है। इन सब चीजों को हम लोग इसमें जानेंगे, महिला जनन ग्रंथि में जानेंगे। आगे आइए बाबू, हम लोग अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन की बात करते हैं। मासिक धर्म और मासिक चक्र जो होते हैं वो इसी अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन पर क्या होते हैं, तो निर्भर करते हैं। आगे आएंगे बाबू, ओवुलेशन, इनके बारे में भी कहीं ना कहीं जानेंगे। महिला प्रजनन अंग जैसे अंडाशय, तो एक बात ये अभी तुरंत हमने पढ़ा हुआ ही था। अब आइए बाबू हम यहाँ से पढ़ते हैं जो है चीज मेन टॉपिक उसको। जनन तंत्र किसको कहते हैं, तो जीवों के द्वारा वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें अपने जैसे संतान को उत्पन्न किया जाता है, उसी को हम लोग प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, या जनन तंत्र कहते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा, आपसे पूछ दिया जाए जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र से आप क्या समझते हैं। बाबू प्रजनन या जनन तंत्र किसको कहते हैं, तो वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव धारू अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, उसी को जनन कहते हैं। इसी तंत्र को जनन तंत्र कहा जाता है। मतलब तंत्र कहने का मतलब क्या है, एक प्रकार का सिस्टम बना हुआ रहता है जिसमें सभी चीजें सम्मिलित रूप से कार्य करती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन तंत्र कहते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसमें, बायोलॉजी में, जिसमें वो लैंगिक जनन होता है और एक वो अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन किसको कहते हैं, तो जिसमें दूगो व्यक्ति या दूगो जीवधारी जो है संलिप्त होते हैं, अर्थात कहने का मतलब मिलने से जो प्रोसेस होती है। तो यहाँ देखिए लिखल है, जब नर और मादा की कोशिकाएं शुक्राणु और अंडाणु मिलती है उससे एक नए जीव बनते हैं, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन दूसरी भाषा में यदि कहा जाए तो जब एक मतलब जब वैसी जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीवधारी एक दूसरे के साथ संलिप्त होकर के जनन की क्रिया को संपादित करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। आगे आइए बाबू, उदाहरण के तौर पर मनुष्य हो गए, स्तनधारी जितने भी पक्षी है वो हो गए, उभयचर हो गए, पादप अर्थात फूल वाले जो पौधे होते हैं तो वो भी होते हैं। ठीक है, इनमें कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। आगे आएंगे बाबू, अलैंगिक जनन की बात करेंगे, तो वैसा जनन या जनन की वह विधि जिसमें एक ही जीवधारी जो है अपने शरीर को तोड़ करके या अलग अलग क्रिया को कर करके अपने जैसे संतान को उत्पन्न करती है, तो उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे हो गया अमीबा, ईस्ट, जीवाणु, हाइड्रा इत्यादि। अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करेंगे तो जिसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, कला विभाजन जिसको हम कहा जाता है, जैसे अमीबा है, जीवाणु है। इसमें क्या होते हैं, तो जो जीवधारी होते हैं वो अपने शरीर को तोड़ते हैं, उनके केंद्रक को, और टूटने के बाद ये जो है सो अपने जैसे जीवधारियों को उत्पन्न करते। एक जीवधारी से दो बनते, दो से चार बनते, इस प्रकार से इनकी जनन होती है। अर्थात हमने क्या देखा, कहने का मतलब इनके शरीर का विभाजन हुआ, इसीलिए इन्हें विभाजन या यहाँ कला विभाजन विधि कहा जाता है। ठीक है, आगे आएंगे मुकुलन विधि का किसको कहते हैं, तो मुकुलन विधि का एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है जो कि ईस्ट और हाइड्रा होता है। और मुकुलन विधि जो होती है वो अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें पौधे का एक भाग जो होता है, किसी जीवधारी का एक भाग जो है सो टूट करके कहीं गिर जाते हैं या टूट करके एक नए जीवधारी में विभक्त हो जाते हैं या एक नए जीवधारी में विकसित हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कौन सा, मुकुलन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, ईस्ट होता है और हाइड्रा होता है।
अब आगे खंडन की बात करेंगे, जिसको फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। वो भी वही चीज होती है जिसमें खंडित होकर के दो या दो से अधिक की बात जीवों की रचना करते हैं। आगे आएंगे बाबू बीजाणु जनन, जिसको स्पोर फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल आपका फफूंद हो जाएगा, ब्रेड मोल्ड हो जाएगा। ये सब जो होते हैं उसी प्रक्रिया के द्वारा, अर्थात कहने का क्या मतलब है कि अपने जो बीज होते हैं उनको छोड़ते हैं और इन बीजों के द्वारा वहां अलग अलग प्रकार की जीवधारी जो है वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर देती है। आगे आएंगे बाबू महिला प्रजनन अंग की बात करेंगे। सबसे पहला होता है अंडाशय। अंडाशय जो होती है वो महिला प्रजनन तंत्र की एक महत्वपूर्ण भाग होती है, जिसको डिंब ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में डिंब ग्लैंड कहते हैं। याद रखेंगे, इसमें अंडाणु अर्थात एग पाए जाते हैं, इसी में एग पाए जाते हैं, इसमें अंडाशय में। और यह महिला हार्मोन को स्राव करता है, अर्थात इसमें से ही महिला के शरीर में जो हार्मोन स्रावित होने चाहिए उस हार्मोन का भी स्राव होता है। किसमें से बाबू? अंडाशय। गर्भाशय के दोनों भागों में स्थित होता है। जब हम बात करेंगे तो देखिएगा, जब आपको जब फिगर की बात करेंगे बाबू तो फिगर ऐसे बनता है, ठीक है, और ये भाग जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये, और ये साइड वाला जो भाग होता है, दोनों के दोनों साइड में जो होते हैं वो अंडाशय रहते हैं, दोनों साइड। तो देख लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से फिगर होगा आपके बुक में, आप फिगर को जरूर एक बार देखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बाबू ये जो होते हैं वो क्या को होते हैं? दूगो होते हैं। क्या को पाए जाते हैं बाबू? दूगो। इसमें क्या क्या पाई जाती है? अंडाणु पाए जाते हैं, अर्थात एग पाए जाते हैं, जिसको अंडे हम लोग कहते हैं। ध्यान से समझिए, फीमेल का जो होता है ना, फीमेल का अगर मेन पार्ट कहिएगा, प्रजनन अंग की बात करिएगा, प्रजनन में सबसे ज्यादा भाग कौन लेता है तो अंडाणु लेते हैं, ठीक है। और मेल की बात करिएगा तो वो शुक्राणु लेते हैं, उसी तरह से फीमेल में अंडाणु लेते हैं। तो दोनों के दोनों ये एग कहलाते हैं। मेल के शुक्राणु एग कहलाते हैं और फीमेल की बात करेंगे तो अंडाणु जो होते हैं वो एग के रूप में बोले जाते हैं। अब आएंगे बाबू, ये गर्भाशय के दोनों स्थित होते हैं, जो हमने बता दिया। महिला के शरीर में दूगो अंडाशय होता है, जो कि हमने अभी तुरंत बताया। हर महीने में एक अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं, अर्थात जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो हर एक अंडाशय से अलग अलग पीरियड में होता है। मतलब फर्स्ट मंथ में अगर लेफ्ट में हुआ है तो सेकेंड मंथ में जो होता है राइट में होता है, अर्थात कहने का मतलब हर एक महीने में अलग अलग जो अंडाशय होती है उसमें से अंडाणु जो होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं, जिससे जो कि मासिक चक्र होता है। आगे अंडाशय के कार्य, अंडाणु को परिपक्व होना, अर्थात अंडाणु को विकसित करके परिपक्व होकर गर्भाशय की ओर जाने के लिए इसको प्रेरित करता है। महिला हार्मोन का स्राव भी करता है। तो महिला के दो हार्मोन होते हैं, एगो प्रोजेस्टेरोन होते हैं, एगो एस्ट्रोजन होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, देखिए ध्यान से करा, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन जो है सो बनाते हैं, जो मासिक चक्र और गर्भ धारण में हमारे मतलब महिलाओं के लिए हेल्पफुल, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो हार्मोन के बारे में हमने आपको कहा है, कौन से है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और इसी एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को ही ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। इसीलिए महिलाएं जो होती है वो खास करके सुंदर होती है, उसके पीछे कारण होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव। अब कोई महिला जो, कोई पुरुष जो है वो अपने महिलाओं वाले गुण को लाना चाहता है कि हम में महिलाओं की जो कुछ कुछ गुण है वो आ जाए, तो यदि वो एस्ट्रोजन नामक एक मेडिसिन आती है, एक मतलब क्या कहते हैं उसको, पिल्स आती है या फिर इंजेक्शन भी आती है, तो आप उसमें से कुछ भी खा लेते हैं तो जो महिलाओं में गुण होती है तो सारे के सारे गुण पुरुषों में भी आ सकते हैं, अर्थात आवाज का भारी मतलब पतला हो जाना, साथ ही साथ में जो जनन अंग है उन अंगों का विकसित हो जाना, इस तरह की चीजें होती। खैर चलिए, हमें इस बात पर उतना ज्यादा जोर नहीं देना है, जानना है बस इतना कि महिला जो है, महिलाओं में दो तरह के हार्मोन स्राव होते हैं, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होते हैं, जो कि स्रावित है। आगे आगे बाबू, हम लोग अंडाशय अभी जान रहे थे, अंडाशय के बारे में हमने जाना कि महिलाओं में दो पाई जाती है। ये इसमें होते क्या है बाबू? तो अंडाणु होते हैं, अर्थात जिसको हम लोग एग कहते हैं। इसमें जो होता है ना, मासिक चक्र अलग अलग समय में होता है, जिससे अंडाणु जो होते हैं वो अलग अलग अंडाशय से पर मंथ जो है वो बाहर
निकलते हैं। अब आगे आएंगे बाबू अंडाणु की बात करेंगे तो अंडाणु मादा जनन कोशिका है जो अंडाशय में पाई जाती है, जो कि हमने अभी आपको कहा है। यह शुक्राणु से मिलकर निषेचन एक होती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक प्रोसेस प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक प्रोसेस होती है जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो है वो एक जीव में परिणत हो जाता है, अर्थात एक जीवधारी, अर्थात जिस भी जीवधारी के होंगे उसी के रूप और रंग को लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब आगे आएंगे बाबू अंडानी की विशेषता क्या होती है बाबू। ये शुक्राणु से बड़ा होता है, इसका आकार गोल होता है बाबू। साथ ही साथ जन्म के समय में लड़की के अंडाणु अंडाशय में लगभग 10 से 20 लाख अंडाणु होते हैं, लेकिन युवा अवस्था तक इसमें 3 लाख ही बचते हैं। ठीक है, जब जन्म के समय कोई फीमेल होती है उस समय में इसके शरीर में अंडाशय में लगभग 10 से 20 लाख अंडाणु होते हैं, लेकिन जो ही ये युवा अवस्था में धीरे धीरे मेच्योर होती है तो धीरे धीरे ये अंडाणु जो होते हैं वो डिक्रीज होते चले जाते हैं और ये 3 लाख तक आ जाते हैं और धीरे धीरे और आगे चलने के बाद ये घटते 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 बहुत ज्यादा जब समय हो जाता है, कहीं ना कहीं इसकी जनसंख्या बहुत कम हो जाती है। इसीलिए महिलाओं के लिए बच्चे का जन्म देने का पीरियड 45 वर्ष तक का टाइम लिमिट होता है। ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ये सकते वाले हैं, ये ज्यादा 100% नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर हर महीने एक अंडाणु परिपक्व होकर अंडाशय से बाहर निकलता है, यदि एक अंडाणु शुक्राणु से मिल जाता है तो गर्भधारण होता है, अर्थात मासिक धर्म के दौरान बाहर निकल जाता है। या तो मतलब मासिक धर्म के दौरान अंडाणु जो है वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे, अर्थात अंडाशय से बाहर निकल जाएंगे। अन्यथा यदि कहीं भी कभी भी किसी भी मासिक धर्म में अंडाणु शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं तो उस अवस्था में उस महिला का गर्भधारण हो जाता है। जब महिला गर्भधारण की अवस्था में होती है तो उनका मासिक धर्म नहीं होता उस समय। ठीक है, फिर जब गर्भधारण खत्म हो जाती है, अर्थात प्रसव खत्म समाप्त हो जाती है, तो फिर से वही चक्र चलना प्रारंभ हो जाता है। आगे आएंगे बाबू हम लोग, उसके आगे अंडवाहिका जो होती है उनके बारे में जानेंगे। गर्भाशय जिसको बच्चादानी के दोनों ओर एक अंडवाहिका होती है, इनकी कुल संख्या 2 होती है। जैसे अंडाशय होती है वैसे ही अंडवाहिका होती है। इसकी लंबाई जो होती है लगभग 4 से 5 इंच होती है। यह अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। तो इसको बाबू फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 4 से 5 इंच होती है। इसका काम होता है अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाना। अंडाणु का निषेचन अंडवाहिका में ही होता है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु जो है मिलते यही। ठीक है, जब एक मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं तो शरीर से जो होते हैं मेल के शुक्राणु निकलते हैं और फीमेल के जो होते हैं यहाँ से मेल के जो है वो टेडपोल की तरह होते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो है इस समझिए हो, ये शुक्राणु जो होते हैं वो आकार में कैसे होते हैं? बैंक बच्चा को देखा है, एकदम वैसे ही उसी आकार में होते हैं और इनके पास अपनी खुद की माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। शुक्राणु के बारे में जो हम पढ़ेंगे बाबू तो हम इन चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो ये जो मतलब शुक्राणु होते हैं वो इसी ट्यूब अर्थात फेलोपियन ट्यूब के द्वारा ही क्या होता है, तो ये अंडाशय से होते हुए गर्भाशय में पहुंचती है। और ये जो शुक्राणु होते हैं ये बहते हैं, लेकिन अंडाणु बहते नहीं है, अंडाणु अपने जगह पर ही स्टेबल रहते। अब जब अपने जगह पर स्टेबल रहते हैं तो फिर मिलेंगे कैसे दोनों? तो शुक्राणु जो होती है वो उनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात पूंछ की तरह होती है और जब ये किसी भी चीज में पूंछ लगा रहे तो पानी में आराम से तैर सकती है। तो हमारे शरीर के जो अंत ये भाग होते हैं
इनमें तरल पदार्थ पाई जाती है अर्थात लिक्विड जिसको कहते हैं। और ये जो होते हैं शुक्राणु तैरते हुए अंडाणु के पास जाते हैं और इसी फेलोपियन ट्यूब में जाकर के ये दोनों के दोनों मिलते हैं, अर्थात कहने का मतलब यही फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। दोनों के दोनों जो ही मिलते हैं वही से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है और उसी के बाद जो है वो एक महिला गर्भ धारण की अवस्था में आती है, अर्थात प्रेगनेंसी जिसको हम लोग कहते हैं उस अवस्था में पहुंचती है। आगे आएंगे बाबू, गर्भाशय अर्थात यूट्रस की बात करते हैं। तो महिला जो होती है, महिला गर्भाशय प्रजनन, महिला प्रजनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसको बच्चादानी भी कहा जाता है। इसका आकार उल्टी नाशपाती की तरह होती है। गर्भाशय की निचली निचली खुलने वाली जो जगह होती है गर्भाशय ग्रीवा जिसको कार्विक्स कहा जाता है, ठीक है। आगे गर्भाशय ग्रीवा को जानते हैं, गर्भाशय ग्रीवा योनि जिसको वेजाइना कहते हैं उसके अंतिम छोर से जुड़ा हुआ होता है। आगे आगे गर्भाशय की स्थिति की बात करें तो ये पेट के निचले भाग मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होती है, ठीक है। गर्भाशय का मुख्य कार्य होता है गर्भ धारण में मदद करना, अर्थात बच्चों को स्टोर करके रखना, बच्चे के विकास एवं पोषण का कार्य करना। तो ये जान लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे कहाँ विकसित होते हैं या बच्चे कहाँ रहते हैं तो कहाँ रहते हो, गर्भाशय। मासिक धर्म को भी यही नियंत्रित करते हैं। आगे आएंगे बाबू, एंड्रोमेट्रियम, इनके बारे में जानते हैं। गर्भाशय की सबसे अंदरूनी परत को एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। यह अस्थायी परत होती है जो हर 15 दिन में पूरी तरह से बन जाती है, हर 15 दिन में बनती है। यदि निषेचन नहीं होता है यह परत मासिक धर्म के दौरान शरीर से बाहर ये भी निकल जाती है, ठीक है। आगे आएंगे बाबू, वेजाइना जो कि महिला प्रजनन तंत्र का सबसे पहला भाग होता है। यह जो है महिला प्रजनन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है। यह एक लचीली मांसपेशियां वाला नली होती है जो गर्भाशय के निचले भाग अर्थात गर्भग्रीवा के बाहरी हिस्से से जोड़ता है, शरीर को बाहरी हिस्से से जोड़ता है। योनि का मुख्य कार्य क्या है, तो मासिक धर्म के दौरान रक्त का बाहर निकालने में ये सहायता करती है। यौन संबंध के दौरान अर्थात सेक्स के दौरान शुक्राणु को ग्रहण करती है। प्रसव के समय में शिशु को ये बाहर निकालने में सहायता प्रदान करती है। तो ये है वेजाइना का कार्य। आगे आगे बाबू इनकी विशेषता की बात करेंगे तो ये स्वाभाविक रूप से लचीली होती है और आवश्यकता पड़ने पर फैलती है। स्वास्थ्य और देखभाल की बात करेंगे तो योनि का पीएच स्तर संतुलित रखना होता है जिससे संक्रमण से बचाव हो सके, अर्थात किसी भी प्रकार के कम्युनिकेबल डिजीज से अर्थात संक्रामक रोग से जो है बचे रहे। अब आइए बाबू, योनि का पीएच संतुलित रखने का आसान तरीका क्या क्या है, तो हल्के गुनगुने पानी से सफाई करें, तेज गंध वाले साबुन या पाउडर का इस्तेमाल न करें, दही जैसे प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ खाएं और पर्याप्त पानी पिए। इनसे क्या होता है, तो योनि का पीएच संतुलित रहता है। सूती जो गारमेंट्स होते हैं वो पहना करें, साथ ही साथ टाइट कपड़ा ना पहने, असुरक्षित यौन संबंध ना करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, बिना आवश्यकता एंटीबायोटिक अर्थात कहने का मतलब मेडिसिन होता है एंटीबायोटिक, उनका इस्तेमाल न करें, साथ ही साथ तनाव कम करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जिनसे आपके योनि का या किसी भी फीमेल के योनि का जो एक पीएच होता है वो संतुलित रहता है। पीएच मतलब होता क्या है बाबू, किसी भी चीज की परास होती है जो कि 7 रहनी चाहिए, 7 से कम भी नहीं रहना चाहिए या 7 से अधिक भी नहीं रहना चाहिए। अब विशेषकर बाबू योनि की बात करिएगा तो शायद हमको लगता है 7 से कम ही होती है, हम उतना श्योर नहीं है, ठीक है। अगर आता है तो हम उसको जानेंगे, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन कौन कौन से, तो हमने आपको कहा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन एक महत्वपूर्ण महिला हार्मोन है जो अंडाशय द्वारा स्रावित होती है। यह हार्मोन वसा कोशिका और अधिवृक्क ग्रंथि
एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या होता है बाबू? तो यह जो है प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित रखता है, अर्थात जो प्रजनन प्रणाली है, अर्थात ये जो मतलब ये रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उनको नियंत्रित रखता है, मासिक धर्म और रजनोवृत्ति को प्रभावित करता है, गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार यही करता है। कौन? एस्ट्रोजन। और महिला और पुरुष दोनों में ये पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में इसकी मात्रा क्या होती है? बहुत ही कम होती। ठीक है, आगे आगे एस्ट्रोजन का स्तर और उसके प्रभाव ध्यान से देखिए। ओव्यूलेशन अर्थात अंडाणु निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। के समय ये हार्मोन अधिक बनता है, जिससे गर्भ धारण की संभावना बढ़ती। ठीक है, अब गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर अधिक रहता है। जब गर्भावस्था होती है अर्थात जब कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है, उस समय एस्ट्रोजन का स्तर बहुत अधिक रहता है। मासिक धर्म के समय इसका स्तर जो होता है वो कम हो जाता है, लेवल कम हो जाता है। एस्ट्रोजन का असंतुलन मासिक धर्म की अनियमितता और अधिक रक्तस्राव का कारण भी बन सकता है। अब आइए बाबू हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा। एस्ट्रोजन का असंतुलन जो है वो मासिक धर्म की अनियमितता मतलब क्या? किसी महिला की मासिक चक्र जो है, मान लीजिए मंथ की चक्र होती है, जो कि मान लीजिए हम लिख के मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कि 5 से 7 तारीख के बीच में आनी है, और उस महिला का जो मासिक चक्र है किसी मंथ बाय मिस जो है वो 10 तारीख को आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एस्ट्रोजन के असंतुलन के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, अब एक दो पिल्स आया है, जिस पिल्स का इस्तेमाल करके आप मासिक धर्म को आगे या पीछे कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये जो है वो इमरजेंसी के स्थिति में करना चाहिए या किया भी जाता है, जिसकी वजह से वो इमरजेंसी टल जाए। जैसे अब कोई महिला है जिसको एग्जाम देने जाना है या फिजिकल टेस्ट है, उनकी दौड़नी है, बिहार पुलिस में दौड़ने उनको जाना है, अब उनका मासिक चक्र 3 तारीख को है और 3 तारीख को ही पेपर अर्थात पढ़ने का मतलब फिजिकल देने जाना है, तो कहीं ना कहीं वहां दिक्कत हो सकती है नहीं। तो उस तरह के कंडीशन में क्या होता है, तो उस तरह के कंडीशन में पिल्स आते हैं। पिल्स मतलब दवाइयां आती है, जिस दवाई का उपयोग करके आप जो है सो उसको मासिक चक्र को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब ये ना कि आप 2-4-5 साल बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। 2-4 एक दिन 2 दिन बढ़ जाता है, जैसे 3 को होना चाहिए तो 5 को हो सकता है, 6 को हो सकता है। अब आगे आगे बाबू एस्ट्रोजन का अधिक या कम प्रभाव होने से क्या होती है? अवसाद, डिप्रेशन हो जाता है, मूड स्विंगिंग होने की समस्या होती है, बिना मतलब का जो होता है चिड़चिड़ापन टाइप जिसको कहते हैं, तो इस तरह की चीजें होती है। साथ ही साथ अब आएंगे हम लोग बाबू दूसरे हार्मोन की बात करेंगे। वो तो एस्ट्रोजन के बारे में थी, अब प्रोजेस्टेरोन के बारे में हम जान रहे हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण ही हार्मोन होता है, जो अंडाशय, प्लेसेंटा और अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। इसका मुख्य कार्य होता है गर्भ धारण के लिए इसको तैयार करना, साथ ही साथ निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में प्रत्यारोपित करना, मतलब जाना भेजना। आगे बात करेंगे बाबू एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की भीतरी परत जो होती है उसको विकसित करना। हमने आपको बताया हुआ था कि गर्भाशय में जो होती है वो एक परत होती है जो 15 दिन के चक्र में बनती है। वो जो परत होती है वो अगर कोई गर्भावस्था में है तो वो और भी मजबूत होती है परत, लेकिन अगर कोई गर्भावस्था में नहीं है तो उसके मासिक चक्र के दौरान वो भी क्या होती है तो खत्म हो जाती है, बाहर निकल जाती है शरीर से। ठीक है, तो वही जो परत होती है उसको विकसित करने का कार्य करता है। साथ ही साथ प्रजनन क्षमता को बढ़ाती हुई है प्रोजेस्टेरोन, मासिक चक्र को नियमित रखती है, स्तनों का विकास में सहायता करती है। ठीक है बाबू, तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो स्तनों के विकास अर्थात कहने का मतलब जो है महिलाओं के स्तनों में दुग्ध उत्पादन में अधिक महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो देखिएगा इसी का इस्तेमाल जो है नाच करने वाला जो लड़का सब होता है जो नाच करता है, इसी का इस्तेमाल करता उपयोग करता है, जिससे 2-4-5 घंटे के लिए उनके स्तनों में उभार आ जाती है, जिनसे वो एकदम फीमेल की तरह लगती है। आगे आएंगे बाबू
प्रोजेस्टेरोन की कमी के लक्षण क्या, कब कब लगेगा कि आपको हमें प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी। तो सबसे पहला नंबर सिर दर्द होगा और साथ ही साथ तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, मन में आप जो है ना वही साथ ही साथ चिंता होगी किसी भी बात को लेकर, मन में चिड़चिड़ापन सा आना शुरू हो जाएगा, अनियमित मासिक चक्र हो जाएगा, नींद की कमी हो जाएगी, गर्भधारण में कठिनाइयां होनी शुरू हो जाएगी। ये सारी की सारी चीजें हैं प्रोजेस्टेरोन के कमी के, अर्थात प्रोजेस्टेरोन कम है। आगे आगे हम लोग मासिक धर्म अर्थात मेंस्ट्रुएशन साइकिल को जानेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, तो यदि भ्रूण का प्रत्यारोपण नहीं होता है, प्रत्यारोपण पाने का मतलब जो है सो 8 से 10 दिन के बाद हटने लगती है। प्रत्यारोपण पाने का मतलब वही परत की बार जब जिस हमने बोला हुआ एक मोटी परत के बारे में हमने कहा था कि 10-15 दिन 15 दिन के मासिक चक्र में एक चक्र में होता है, मासिक चक्र नहीं सॉरी एक चक्र में होता है। तो जब ये पराय भ्रूण का प्रत्यारोपण नहीं होता है तो एंड्रोमेडियम की परत 8 से 10 दिन के बाद हटने लगती है। यह परत रक्त के रूप में योनि से बाहर निकलती है, जिसे मासिक धर्म पर। तो ये जो होते हैं बाबू मासिक धर्म बेसिकली कुछ नहीं होता है, वही जो परत होती है जिसके बारे में हमने आपको बताया हुआ था कि वो परत बनती है, वही परत बेसिकली जो होती है वो ब्लड के रूप में अर्थात रक्त के रूप में अपन 1 महीने के अंदर में शरीर से बाहर निकलती है, वही मासिक धर्म होता है। अगर वो कहने का मतलब क्या है, वो परत टूटेगी अर्थात वो परत जो है वो शरीर में नहीं रहेगी तो शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा उसको, और नहीं निकलते हैं तो फिर कहीं कहीं गर्भावस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमने अभी तुरंत जाना है नहीं उस परत के बारे में। अब आगे आएंगे बाबू, मासिक धर्म 3 से 5 दिन तक चलता है, मतलब मासिक धर्म जो होता है वो 3 से 5 दिनों तक चलता है। इस दौरान अंडाणु भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जो अंडाणु होते हैं वो भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं इसी दौरान। पहला मासिक धर्म आमतौर पर 12 वर्ष की उम्र में पहली बार लड़की को पीरियड आता है। 10 से 15 वर्ष की उम्र के बीच कभी भी पीरियड्स आना सामान्य, मतलब अब जो है सो 10 से 15 वर्ष की उम्र में ही आने लगते। पहले टाइम था कि लगभग 14 साल की उम्र में आती थी, लेकिन अब जो है शायद 11 से 12 साल की उम्र में ही आने लगी है। उसके बहुत सारे कारण है, ठीक है कि नहीं, लेकिन अब उन कारणों को हमें दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आगे आएंगे बाबू, मासिक चक्र की बात करेंगे तो एंड्रोमेट्रियम की परत टूटने के बाद गर्भाशय में एक परत दोबारा बनने लगती है। यही पूरी प्रक्रिया 28 से 30 दिन में पूरी होती है, जिसे मासिक चक्र कहते हैं। मतलब ये समझिएगा कि पूरी जो चीज होती है मासिक चक्र वो पूरी किस पर डिपेंड करती है, एंड्रोमेटियम पर। किस पर, एंड्रोमेटियम पर। अगर ये परत बन गई है तो बनने में 28 से 30 दिन लगता है, इसीलिए मासिक चक्र भी 28 से 30 दिन में होता है। साथ ही साथ अगर मासिक धर्म कोई व्यक्ति कोई या महिला कोई गर्भावस्था में नहीं है, उस दौरान जो है इसका टूटना तय है। जब ये टूटते हैं तो रक्त के रूप में हमारे शरीर से अर्थात महिलाओं के शरीर से योनि के द्वारा बाहर निकल जाती है कि नहीं। कहीं ना कहीं कहने का मतलब क्या है कि अगर वो रह जाते हैं ये एंड्रोमेटियम तो ये जो है वो कहीं ना कहीं गर्भावस्था की स्थिति को भी ला देते। अब आएंगे बाबू, यह चक्र तब तक चलता है जब तक गर्भाशय में भ्रूण स्थापित नहीं हो जाता है, अर्थात प्रेगनेंसी नहीं हो जाती। ओव्यूलेशन की शुरुआत है, अंडाशय में परिपक्व अंडे का बाहर निकलना ओव्यूलेशन कहते हैं, जिसको अंडों का उत्सर्जन भी कहा जाता है। मासिक चक्र के 14वें दिन अंडों का उत्सर्जन होता है। हम बाबू इस चीज को कंसेप्ट को खत्म करेंगे, उसके बाद आज का क्लास यही खत्म करेंगे। आगे आइए, अगला जो टॉपिक है हमारा कहता है मासिक धर्म के बाद सुरक्षित दिन, जिसको सेफ पीरियड कहा जाता है। इस समय में संबंध बनाने से प्रेगनेंसी का खतरा कम रहता है, ठीक है ना। मासिक धर्म के बाद जो होते हैं मासिक धर्म, जैसे मान लीजिए किसी महिला के लिए मासिक धर्म 7 तारीख को है, अगर 7 से लेकर के वो 10-12 तारीख तक भी अगर उस बीच में सेक्स करती है तो उस दौरान प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं रहता। उस समय में जो होते हैं वो अंडाणु जो होते हैं वो बनने शुरू नहीं होते। गर्भ धारण के लिए सुरक्षित और असुरक्षित दिन कैसे गिने, तो मासिक धर्म चक्र जो होते हैं सामान्यतः 28 से 30 दिन होते हैं।
तो हम लोग अब सुरक्षित दिन की बात करेंगे। तो मासिक धर्म के पहले 7 दिन जो होते हैं, जिस दिन मासिक धर्म अर्थात पीरियड शुरू होता है, वह पहला दिन माना जाता है। इस पहले दिन से लेकर अगले 7 दिन तक प्रेगनेंसी का खतरा बहुत कम रहता है। इस दौरान अंडा जो है रिलीज नहीं होता है, इसीलिए गर्भ धारण की संभावना नहीं रहती है, अर्थात प्रेगनेंसी की संभावना नहीं रहती। मासिक धर्म खत्म होने के 21वें दिन बाद मासिक चक्र के धर्म चक्र के 21वें दिन से लेकर के अगले पीरियड्स के शुरू होने तक प्रेगनेंसी की संभावना कम होती है। इस समय अंडोत्सर्ग अर्थात ओव्यूलेशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी होती है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। तो दूगो टाइम जो होता है उसको सेफ पीरियड कहा जाता है, जो कि आपका सबसे पहला होता है मासिक धर्म के पहला अर्थात मासिक धर्म के पहले दिन से लेकर के आगे का जो 7-8 दिन रहता है, अगले 7-8 दिनों तक प्रेगनेंसी का खतरा नहीं रहता है। साथ ही साथ में मासिक धर्म के 21वें दिन के बाद जो सेक्स होता है उसमें किसी भी प्रकार से प्रेगनेंसी की खतरा नहीं रहता। तो दो टाइम होते हैं जिसे सुरक्षित दिन कहा जाता है। उस पीरियड में अगर आप सेक्स करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से खतरे नहीं होंगे। आगे आएंगे 8वें और 19वें दिन तक गर्भ धारण की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इस समय अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग कहने का मतलब अंडा जो होती है वो उत्सर्जित होती रहती है, बनती रहती है। तो ध्यान में रखिएगा बाबू, 8वें दिन से लेकर के 19वें दिन किसी महिला के द्वारा किए गए जो सेक्स होते हैं उनमें जो है प्रेगनेंसी का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। आगे आगे यह तरीका केवल उन्हीं महिलाओं के लिए अधिक प्रभावी होती है जिनका मासिक धर्म चक्र 28 से 30 दिन में नियमित रूप से होता है। अब ये समझिए कोई महिला है, उसका मासिक चक्र पता ही नहीं है कि हाँ कितने दिनों में होगी। इस मंथ में मान लीजिए 35 दिनों में हुआ, अगले मंथ में पता चला 40 दिन भी लग गए, अगले मंथ में मतलब देखा गया कि 32 दिन हो गए। जिनका मासिक धर्म चक्र जो है वो एकदम टाइम से नहीं हो रहे, मतलब 28 से 30 दिन के अंदर में नहीं हो रहे, उन महिलाओं के लिए ये दिन जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो इसीलिए ये महिलाएं जिनका इस तरह का चीज होता है, जिनके मासिक धर्म चक्र में इस प्रकार की चीजें होती है, तो वो इस दिनों को अर्थात 8वें से 20वें दिन या 21वें दिनों को गिनती न करे, क्योंकि उनका 100 दिन जो है वो कहीं ना कहीं डर वाला दिन ही रहता है। आगे आएंगे वो प्रेगनेंसी किट जो होती है उनके बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी किट एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग घर पर ही प्रेगनेंसी की पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई महिला जो है वो गर्भवती है या नहीं। इसका आप जो है उपयोग घर में घरेलू रूप से ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस किट में महिलाएं जो होती है वो यूरिन में मौजूद HCG हार्मोन जो होते हैं उनकी जांच करते हैं, जो केवल गर्भावस्था के दौरान शरीर में बढ़ता है। ठीक है, अब आएंगे इसको जांच करने के तरीके क्या है। तो जो सबसे पहला यूरिन होता है सुबह सुबह, सही परिणाम के लिए सुबह सुबह के पहले यूरिन को इकट्ठा करें, क्योंकि इसमें HCG की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। ड्राइपर या स्टिक का उपयोग करके इस कीट पर कुछ ड्रॉपर यूरिन का 2-3 बूंद जो है इस कीट के टेस्ट स्ट्रिप पर डालें, 2 से 5 मिनट तक वेट करें, प्रतीक्षा करें। कीट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कुछ मिनट तक इंतजार करें और इंतजार करने के पश्चात जो है उसमें 2 लाइन देखने को मिलती है। कितने लाइन देखने को मिलती है? 2 लाइन। एक पिंक लाइन होती है जो प्रेगनेंसी पॉजिटिविटी को बताती है, उसमें 2 परिणाम देखने को मिलते हैं। 2 लाइन निकलता है तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव मानी जाती है, और 1 लाइन होती है तो उसमें प्रेगनेंसी नेगेटिव मानी जाती है। ठीक है, अब कोई लाइन नहीं निकला
तो टेस्ट अमान्य है, फिर से जांच। मतलब देखिए ध्यान से बाबू, ये जो होते हैं वो पिंक लाइन होती है, जिसमें 2 को पिंक लाइन आ गया तो समझिए 100% है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। एक लाइन आता है तो निगेटिव है, मतलब नहीं है। अगर कोई लाइन नहीं आ रहा है तो टेस्ट जो है कहीं ना कहीं कुछ उसमें गड़बड़ी हुई है, फिर से रीटेस्ट करें। नोट, अधिक सटीक परिणाम के लिए पीरियड मिस होने के 7वें दिन टेस्ट करें। यदि परिणाम को लेकर संदेह हो तो डॉक्टर से परामर्श जरूर करें और आवश्यकता होने पर ब्लड टेस्ट भी करवाएं। ठीक है, तो ये हो गए कीट में देखने के जो सिम्टम्स है कि किस तरह से आप सिस्टम है, किस तरह से आप जांच कर सकते हैं। वो आगे चलेंगे बाबू, फर्टिलाइजेशन को जानते हैं। फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? तो जब पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु आपस में मिलते हैं तो वह जाइगोट का निर्माण करता है। क्या बनाता है वो? जाइगोट। इसी को निषेचन कहते हैं। यह जो है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? फेलोपियन ट्यूब में होती है। अब देखिए बाबू, गर्भाधान किसको कहते हैं? निषेचन के बाद बने जो अंडाणु है गर्भाशय के दीवार पर चिपक जाते हैं, इसे गर्भाधान कहते हैं। यही प्रक्रिया गर्भावस्था की शुरुआत मानी जाती है। गर्भाधान मतलब गर्भधारण जिसको कहते हैं। तो गर्भधारण की जो अवस्था होती है सबसे पहली, इसमें क्या होते हैं, जो फर्टिलाइज्ड अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, ये दोनों के दोनों एक वॉल में चिपक जाते हैं, सट जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे ही हम लोग गर्भाधान कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गर्भाधान। अब आएंगे बाबू, भ्रूण को देखते हैं। प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? भ्रूण। जिस समय हम लोग शुरुआती के दौर में पढ़ते थे ना, तो हम लोग को जब भ्रूण कहा जाता था तो हम लोग भ्रूण मतलब समझते थे मेल फीमेल का जो सबसे पहला सिस्टम होता है, सेक्सुअल सिस्टम, हम लोग उनको भ्रूण कहते थे। जो रियलिटी में योनि उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योनि। तो हम लोग उन्हीं को भ्रूण कहा करते थे। लेकिन वो भ्रूण जो होती है वो पहली अवस्था होती है जिसमें बच्चों का निर्माण होना शुरू होता है। आगे आगे बाबू, निषेचन के बाद जब युग्मनज अर्थात जायगोट विभाजित होकर के विकसित होते हैं तो उसी अवस्था को भ्रूण कहा जाता है। अब आइए बाबू, प्लेसेंटा के बारे में जानते हैं। यह एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से जुड़कर गर्भनाल के माध्यम से भ्रूण में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। तो प्लेसेंटा का बहुत ज्यादा रोल है बच्चों के पोषण में और बच्चों के शारीरिक विकास। क्या बात करने बाबू? बात नहीं करिए, फिर शुरू हो गया। हेलो की घुसिया कहाँ है? अब आइए हम इसके आगे देखते हो। बच्चे के जन्म के बाद योनि के माध्यम से, बच्चे के जन्म के बाद यह जो होती है प्लेसेंटा, तो क्या होती है? तो योनि के माध्यम से गर्भाशय से बाहर निकल जाती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्राव होता है जो गर्भावस्था को बनाए रखने में भी मदद करती है। अब आगे बात करेंगे महिला दुग्ध ग्रंथि। इसको हम लोग जानते हैं, महिला दुग्ध ग्रंथि जिसको मेमेबरी ग्लैंड कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जो स्तनों में स्थित होता है। इसमें स्तनों में स्थित होता है और बच्चों के जन्म के बाद दूध का उत्पादन करती है। यह ग्रंथि जो है हार्मोनल नियंत्रण पर भी कार्य करती है, मतलब हार्मोन के नियंत्रण पर भी डिपेंड करती है। शायद हमको लगता है खत्म है। ठीक है, इसके बाद हमको लगता है नहीं है। अब आएंगे बाबू प्रोलैक्टिक के बारे में, लैक्टिन के बारे में बात करते हैं।
हार्मोन ये जो है दूध के निर्माण को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे बाबू, यह हार्मोन स्तनपान के समय दुग्ध के स्राव में सहायता करती है। तो हमने अभी बहुत सारी चीजों को देखा है जो कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। हमने जनन तंत्र और उसके प्रकार देखा, महिला जनन अंडाशय, अंडाणु, अंडवाहिका, गर्भाशय और योनि को भी देखा। अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन जो कि होते हैं उनको भी हमने जाना। मासिक धर्म और मासिक चक्र को भी जाना, ओव्यूलेशन को भी समझा, गर्भ धारण के सुरक्षित और असुरक्षित दिनों को भी हमने जाना, है कि नहीं। प्रेगनेंसी किट की जांच कैसे करें ये भी हमने जान लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने निषेचन, गर्भाधान, भ्रूण, प्लेसेंटा, महिला दुग्ध ग्रंथि, ये सारे टॉपिक्स को हमने आज कवर कर लिया, ठीक है। तो आगे का जो क्लास होगा उसमें हम लोग पुरुष प्रजनन अंग में जाएंगे, पहुंचेंगे, एंटर करेंगे, जिसमें हम लोग अंडकोश समझेंगे, शुक्राणु निर्माण समझेंगे, टेस्टियोन हार्मोन का उत्पादन समझेंगे, अधिवृषण समझेंगे, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, साथ ही साथ अलग अलग प्रकार की और भी सीसन है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। तो आज के इस क्लास से यदि आपको किसी भी प्रकार कोई भी इंफॉर्मेशन यदि आपको मिलता हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ कौन सी चीजें आपको इसमें अच्छी लगी या कौन सा इंफॉर्मेशन आपको आपके लिए सहायक हुआ, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये जो जानकारी है ये आपके दोस्तों को भी मिलनी चाहिए। तो इसीलिए अपने दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे इस YouTube चैनल विजन क्लासेस बाय राहुल सर को आज ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।